हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर का। जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि कल इवनिंग तक मैं आपको जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। चाहे आप बीसीए के अंदर है, बीएससी के अंदर है, बीकॉम के अंदर है, फाइनल ईयर के कोई भी स्टूडेंट है, उनका एक सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका ये वीडियो पूरा इसी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को शायद आप लोग कॉलेज आने के लिए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए वीडियो है, और जो आ रहे हैं उसके बाद भी अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सीधे सीधे यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन दिख जाएगा। यूट्यूब पे जाना है आपको। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च के अंदर नाम टाइप करना है। यहाँ पे रवि सोनी मना साहब टाइप किए, और टाइप करने के बाद ही आपको ये चैनल का लोगो दिख जाएगा, मेरा फोटो दिख जाएगा। रवि सोनी पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं इस चैनल के अंदर हमारी वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग की सीरीज पूरी कंप्लीट है, जिसमें आप लोग एक आसानी से अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स डाला हुआ है। कंप्यूटर से रिलेटेड 32 वीडियो इस सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। एमपीजी के अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी मेरा कुछ कंटेंट यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है। तो बात करते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट की। बीएससी वाले स्टूडेंट का जो पेपर आने वाला है, बीएससी सीड में हो, बायो में हो, या प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, अब यहाँ पे 25 मार्क्स का ये पेपर था, लेकिन आपका पेपर जो है 35 का होने वाला है या उससे ऊपर का होने वाला है। तो जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अपने को ज्यादा ही करनी है। 25 का अगर है तो 25 आउट ऑफ 25 की आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर 35 का है तो 35 आउट ऑफ 35 का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एमआईसीआर। एमआईसीआर जो है आपका एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप लोगों ने अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ी है ढंग से तो आप लोग इसका आंसर आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। तो 3 खंड में मतलब 3 सेक्शन में आपका जो है ये पेपर आने वाला है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे ये हाफ मार्क्स का है, 1 मार्क्स का आ सकता है इस साल। तो एमआईसीआर जो है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है एमआईसीआर का फुल फॉर्म। बैंक में जो नोट छपते हैं वहां पर इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसको चेक करने के लिए, मतलब नोट के ऊपर जो शाई लगी रहती है उनको चेक करने के लिए एमआईसीआर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो एमआईसीआर के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंटरनल कमांड नहीं है। तो डोस की 2 प्रकार की कमांड होती है। डोस का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एमएस डोस, एमएस डोस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इसको, इसलिए इसको एमएस डोस कहा जाता है। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनल कमांड। इनमें से कौन सी एक इंटरनल कमांड नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनल कमांड क्या होती है। 2 प्रकार की कंप्यूटर के अंदर कमांड होती है डोस की, एक इंटरनल कमांड होती है और एक एक्सटर्नल कमांड होती है। तो इंटरनल कमांड आपकी क्या होती है, जब बूटिंग प्रोसेस होती है तो जब लोड किया जाता है बायोस के साथ ही ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, बायोस की प्रोसेस में ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सीधे के सीधे लोड हो जाती है। कहाँ लोड होती है, कमांड डॉट कॉम का हिस्सा होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। इनको अलग से लोड नहीं करना पड़ता है, तो ये हमारी इंटरनल कमांड कहलाती है। और वे कमांड जिनको अलग से लोड करना पड़ता है वो हमारी एक्सटर्नल कमांड कहलाती है। तो इंटरनल कमांड के जो हमारे एग्जांपल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे पूछा विच वन इज नॉट एन इंटरनल कमांड। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो CH के DS के जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका इंटरनल कमांड का एग्जांपल नहीं है, ये एक्सटर्नल कमांड का एग्जांपल है। इंटरनल के इसके अलावा कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है ट्री, डेट, टाइम, ये तो आपके इंटरनल के हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कौन कौन के हो जाएंगे, तो DIR डायरेक्टरी, RD, CD, MD, ये सब हमारी डेट, टाइम, है ना, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं, ये हमारे इंटरनल कमांड के एग्जांपल है। एक्सटर्नल कमांड के एग्जांपल फॉर्मेट, आपका प्रिंट, हेल्प, CH के DS के, डिस्क कॉम्प, डिस्क कॉपी, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है। CH के DS के का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, चेक डिस्क होता है। ये सारे हमारे एक्सटर्नल कमांड के एग्जांपल हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे 3rd नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो शॉर्टकट की आपको पढ़ के जाना है, विच वन इज द शॉर्टकट की
फॉर पेस्टिंग द कॉपी टेक्स्ट। आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया है तो सबसे पहले टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल सी, और उसी टेक्स्ट को अगर आपको किसी दूसरे प्लेस पे मतलब दूसरी जगह जाके कहीं भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वहां पे जाके इसको पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। अब बची हुई दो और शॉर्टकट की इनका भी मैं बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल पी से अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल पी कमांड का आप इस्तेमाल करें। कंट्रोल जेड और एक और यहाँ पर पूछा जाता है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू करने के लिए, मतलब जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म की है उसको देखने के लिए, और उस लास्ट एक्शन के बाद भी उसको वापस से लाने के लिए कंट्रोल वाई। तो रीडू के लिए कंट्रोल वाई का इस्तेमाल किया जाता है और अंडू के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में डेट इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? विच फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर हमको डेट को अगर इनपुट करना है तो कौन सा यहाँ पर फंक्शन जो है एमएस एक्सेल का वो यूज किया जाता है? तो टुडे आपका यूज किया जाता है कि नाउ यूज किया जाएगा, कि आपका यूनिट यूज किया जाएगा, कि आपका कैलेंडर यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको दे रखा है टुडे, नाउ, यूनिट, कैलेंडर। तो टुडे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। टुडे के अंदर हमको जो है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन होता है हमारा टुडे। तो आप एमएस एक्सेल को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो एमएस एक्सेल के क्वेश्चन आपके 4 तरीके से बन सकते हैं। 4 टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट वन आपसे पूछ सकता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब भी एमएस एक्सेल होता है। वर्कबुक पूछ सकता है, वर्कशीट पूछ सकता है, रो पूछ सकता है, कॉलम पूछ सकता है, सेल पूछ सकता है। तो इस एमएस एक्सेल के अंदर आपको ये चीजें पढ़ के जानी। कौन कौन सी पढ़ के जानी? रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है। मतलब ये सब पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। क्लियर है? आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे डाल रखा है, एक पूरा वीडियो डाल रखा है। आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाना है और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाने के साथ ही आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ऑफ It can be कंप्यूटर का hard ये to get वाला your वीडियो big दिखेगा। idea ब्लॉक डायग्राम ऑफ started, to कंप्यूटर write the first जो lines रवि of सोनी code बना for था, ये वाला software कंप्यूटर अगर that will आप change the देख के world. ये वाला वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के लगभग 3 यूनिट इस एक वीडियो से, मात्र 7 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो है, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो मैंने डाल रखा है, इसको आप पढ़ के जाएं, इससे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वापस। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका ये बन रहा है एमएस एक्सेल के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोटोकॉल में इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन से प्रोटोकॉल में इंटरनेट का उपयोग नहीं किया गया? एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस जो आपका डीएनएस का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो डीएनएस इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड। हम लोगों को ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पेपर को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड। तो डीएचसीपी हमारा यूज होता है, डीएनएस हमारा यूज होता है, एचटीटीपी हमारा यूज होता है। तो नन ऑफ दीज इसका आएगा, मतलब तीनों हमारे यूज हो रहे हैं। तो नन ऑफ द अबव जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डीएचसीपी जो होता है उसका मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो डी का मतलब होता है डायनामिक, एच का मतलब होता है होस्ट, सी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन और पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटोकॉल। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम भी हो सकता है, डोमेन नेम सर्वर भी होता है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इन तीनों के ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके फुल फॉर्म भी आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें। आने वाली इस एग्जाम के अंदर इनमें से किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा होता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर। डीएचसीपी का मतलब होता है आपका डायनामिक, एच का मतलब होस्ट, सी का मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन और पी का मतलब आपका प्रोटोकॉल। ये आपका क्या है? नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल है जो आपके सर्वर को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को कंप्यूटर से रेंज देने के लिए काम किया जाता है ना। तो डीएचसीपी, डीएनएस जो है आपका डोमेन नेम सर्वर है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की जगह इसको यूज किया जाता है। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आपके सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? ये सेक्शन फर्स्ट था। सेक्शन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन पी रोम और ईपी रोम के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पी रोम का मतलब क्या होता है, ईपी रोम का मतलब क्या होता है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो बना बनाया भाग है, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही जब इसको फिट किया गया है, मदरबोर्ड के अंदर रोम को जब फिट किया गया है, उसके अंदर रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर मैं केवल और केवल क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइव अगर बात करूं तो आपका रिमोट जो होता है, रिमोट के अंदर आपने बटन देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। उन बटन को केवल और केवल आप
पुश कर सकते हो, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, मतलब बिल्ट इन प्रोग्राम है। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है उसके साथ ही रोम के अंदर इन प्रोग्रामों को ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया जाता है, जिसके अंदर यूजर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। आपके घर में अगर आप वॉशिंग मशीन लेके आए, वॉशिंग मशीन के अंदर आपकी मशीन आज फुली ऑटोमेटिक मशीन आ रही है, वो भी एक रोम का एग्जांपल है। कैसे हम लोग मशीन का कुछ लिमिटेड टाइम रेंज होता है, जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम है, उसके बाद वो मशीन अगर हम लोग उसको बंद करना भूल गए, तब वो मशीन क्या होती है, ऑटोमेटिकली कपड़ों को सुखाना, कपड़ों को धोना बंद कर देती है। कपड़ों को मतलब जो उसका लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के बाद उसका एक्सेस बंद हो जाता है। आप अगर भूल सकते हो, लेकिन रोम क्या करता है, रोम वो समझदार है। आप उसको भूल गए तो रोम क्या करेगा कि अगर लाइट फेल्यूर भी हो गई तो भी उसके अंदर जो डेटा है वो वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूं, केवल पढ़ सकता हूं। तो रोम का पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो लिखना है। तो आप मेरा कंप्यूटर मेमोरी वाला वीडियो देख लीजिए, उससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसके ओर में, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, तो आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को काफी अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए, आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेपर ही है, लेकिन इसके अलावा इस साल कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। आपका प्रिंटर जो है ऑनलाइन हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, हम लोगों को कागज पे जानकारी को छापने का काम करता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है हमारा, है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट का मतलब ये कि जब वस्तु रिबिन से टकराएगी, किसी प्रकार का कोई शोर होगा, यहाँ पे वस्तु जब रिबिन से टकराएगी तो इम्पैक्ट होना। इम्पैक्ट होना मतलब किसी न किसी प्रकार की कोई गतिविधि होना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है, वस्तु रिबिन से टकराती है और सीधे प्रिंट हो जाता है। तो अक्षर जब प्रिंट होंगे तो क्या होंगे, डॉट 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 के माध्यम से आपके एक जो पूरा एक कैरेक्टर बनेगा, तो इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, उससे पहले आप पढ़े प्रिंटर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, डोस की किन्हीं दो इंटरनल डोस कमांड को लिखिए और समझाइए। राइट एनी टू इंटरनल डोस कमांड। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल डोस कमांड क्या होती है, एक्सटर्नल डोस कमांड क्या होती है, डोस कमांड क्या होती है, डोस का फुल फॉर्म क्या है ना। डोस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, इंटरनल कमांड के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल कमांड के बारे में पूछा जा सकता है। तो इंटरनल कमांड वे कमांड होती है जिनमें क्या होता है, हम लोगों को ये कमांड डॉट कॉम का हिस्सा नहीं होती है ना। अब आपकी एक्सटर्नल कमांड जो है वो क्या होती है, डोस के वे कमांड होते हैं जो डोस के कमांड डॉट कॉम नामक फाइल में न होकर अन्य फाइल के अंदर हम लोग उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं। अब ये क्वेश्चन इंटरनल वाला आ गया है, तो इस बार हो सकता है एक्सटर्नल वाला आ जाए। तो एक्सटर्नल कमांड के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं वापस से, ट्री होता है, फॉर्मेट होता है, मोड होता है, CHK DSK होता है, हेल्प होता है, एक्स कॉपी होता है। तो ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, एक्सटर्नल कमांड के। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि इंटरनल कमांड क्या है। तो इंटरनल कमांड जो होती है जब बायोस के साथ ही डोस को लोड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जब डोस को फिट किया जाता है उसके साथ ही ये कंप्यूटर में क्या होती है, डोस की कमांड डॉट कॉम फाइल का हिस्सा हो जाती है और ये कंप्यूटर के अंदर पहले से स्टोर हो जाती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूं। एक्सटर्नल कमांड को तो यूजर लोड कर रहा है, लेकिन इंटरनल कमांड को यूजर लोड नहीं करना है। अब इंटरनल कमांड में क्या होता है, किसी भी मेरे को किसी भी पाथ देने की जरूरत नहीं होती है, मतलब पाथ मतलब उसको कोई ना कोई फॉर्मेट देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। अब एक्सटर्नल कमांड में तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इसको कहाँ रखिए, क्योंकि इंटरनल कमांड के अंदर ये जब डोस लोड होता है बायोस की सेटिंग के साथ ही ये कंप्यूटर में कमांड डॉट कॉम के अंदर, या हमारी इंटरनल कमांड कहाँ मिलेगी, कमांड डॉट कॉम के अंदर मिलेगी। अब आपसे पूछ रहा है किन्हीं दो इंटरनल डोस कमांड, तो मैं डोस के यहाँ पर 5 से 6 नाम ले रहा हूं, उनमें से आपको दो के बारे में बता रहा है। MD आपका, CD आपका, DIR आपका, OP आपका, टाइप आपका, रीनेम आपका, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, इंटरनल कमांड के। एक्सटर्नल कमांड के उदाहरण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, फॉर्मेट, प्रिंट, बैकअप, हेल्प, डिस्क, डोस की, ट्री, फॉर्मेट, CHK DSK, एक्स कॉपी, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एक्सटर्नल कमांड के। अब इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको समझाना है तो समझा सकते हो आप। उसके बाद में क्वेश्चन बन रहा है टेम्पलेट क्या होता है,
प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप क्या समझते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो क्वेश्चन के बारे में आप देख लीजिए, बना बनाए ये टेम्पलेट वाला क्वेश्चन जो है आपका एमएस पावर पॉइंट से लिया गया है, तो टेम्पलेट बना बनाए कंप्यूटर के अंदर मिल जाता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। तो टेम्पलेट क्या होता है, व्हाट इज टेम्पलेट, ये क्वेश्चन जो है काफी बार आया है, तो मैं थोड़ा सा आप इसके बारे में बता देता हूँ। टेम्पलेट क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जो है आपका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी विशेष प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो किसी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, फॉर्मेट करता है, उसको एक जो बोलते हैं ना, उसको एक बेसिक टूल प्रोवाइड करता है। तो आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए, एक टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है। तो आपका टेक्स्ट है या फॉर्मेटिंग, जो जो हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के प्रत्येक डॉक्यूमेंट में समान प्रकार का टेक्स्ट दे सकते हैं, समान प्रकार की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे हम लोग कोई रिपोर्ट डिजाइन बना रहे हैं, जब हम कोई मेमो बना रहे हैं, या हम लोग मैक्रो डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग मेन्यू का की कलेक्शन हो सकता है, ये टूलबार हो सकता है। तो जब जब भी आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा किस पे आधारित होता है, हमारा टेम्पलेट के ऊपर आधारित होता है। तो टेम्पलेट को अगर आसान भाषा में समझे तो ये होता है कि टेम्पलेट एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें फॉर्मेटिंग कमांड्स और नए डॉक्यूमेंट में अपेयर होने वाले स्टाइल की लिस्ट होती है। आप उसके अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर होती है। अब ये आपको टूलबार में, मैक्रो में, शॉर्टकट की में, ऑटो करेक्ट की समरी में आदि के अंदर, टेम्पलेट के अंदर क्या कर सकते हैं, में स्टोर होते हैं। यहाँ तक कि आपके द्वारा खुला हुआ कोई भी खाली डॉक्यूमेंट भी होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी होगा, तो वो भी आपके टेम्पलेट के ऊपर आधारित होगा, टेम्पलेट के ऊपर ही बनाया होगा। तो टेम्पलेट उस समय सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो टेम्पलेट में स्टाइल भी होते हैं, जब आप किसी स्टाइल को बदलते हैं, तो आपका बदलाव जो होता है वो डॉक्यूमेंट में ही स्टोर रहता है ना, जब तक कि आप उसे टेम्पलेट में स्टोर नहीं कर देते हैं। तो वर्ड के अंदर जो है आपका एमएस वर्ड के अंदर, ये क्वेश्चन आपका एमएस वर्ड से भी लिया गया है, तो एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, 3 रिपोर्ट टेम्पलेट होते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनाने में ज्यादा आकर्षक बनाने के तरीकों को आपको बता सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पब्लिशर का उपयोग करके भी हम लोग ग्रीटिंग कार्ड, इनविसी जो आपका मान लीजिए आप बोलते हैं ना, इनविटेशन कार्ड अगर आप दे रहे हैं, तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा आसान है टेम्पलेट। टेम्पलेट में बने बनाए आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके आप इसको यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आपका था ब्लू रे डिस्क, ये हमारा रह गया था। ब्लू रे डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर ब्लू रे डिस्क का नाम आपको एक नाम से और पूछ सकता है, ये बीडी के नाम से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, या आपको ब्लू रे के नाम से भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ब्लू रे डिस्क जो है आपका एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका उपयोग जो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डिस्क शब्द जब भी आपको दिख जाए, तो आपका सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप होता है। डिस्क जिसके भी पीछे दिख जाए, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसके भी पीछे डिस्क शब्द दिख जाए, वो आपका किसका एग्जाम्पल होगा, आपका सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल होता है। तो ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मेनली यूज किसके लिए हुआ, डीवीडी की जगह हम लोग ब्लू रे डिस्क का उपयोग कर रहे हैं। तो ब्लू रे डिस्क जो है डीवीडी का स्थान लेने के लिए आ गया है। अब ब्लू रे डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, एचडी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, या बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करना है हम लोगों को, तो हम लोग ब्लू रे डिस्क का उपयोग करेंगे। तो आप लोगों को इतना ही लिखना है कि ब्लू रे डिस्क जो है बीडी या ब्लू रे नाम से मार्केट में प्रचलित है, या एक ऑप्टिकल डिस्क है, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसे हम लोग डीवीडी प्रारूप का स्थान देने के लिए बनाया गया है। ब्लू रे डिस्क को एचडी वीडियो और अधिक डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब साधारण जो आपकी डीवीडी है, वहां पे क्या होता है, 4.7 जीबी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और डबल लेयर वाली अगर डीवीडी होती है, तो वहां पे 8.5 जीबी तक का डेटा स्टोर किया जाता है, 8.5 जीबी तक का डेटा वहां पे स्टोर किया जाता है। अब ब्लू रे डिस्क में क्या होता है, ब्लू रे डिस्क के एक लेयर में भी 25 जीबी तक का डेटा स्टोर रहता है, और डबल लेयर वाले ब्लू डिस्क में 50 जीबी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा आसान है। जहां पे मैं 8.5 जीबी डेटा को स्टोर कर रहा था, उसकी जगह मैं किसका स्टोर कर सकता हूँ, 50 जीबी तक का डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। और जहां पे मैं 4.5 जीबी डेटा स्टोर कर रहा था, वहां पे मैं 25 जीबी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग जो है अब इस ब्लू रे डिस्क का उपयोग कर रहे हैं। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है, वो मिनी ब्लू रे की डिस्क जो होती है, वहां पे 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, और उसमें 7.5 जीबी 7.5 जीबी तक का डेटा स्टोर हो सकता है।
अब इनकी जो कुछ लेंथ होती है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ नैनोमीटर में कितनी होती है, तो इसकी लेंथ नैनोमीटर में होती है 650। ये क्वेश्चन इंटरनल थोड़ा डीप में अगर चला जाए तो पूछ सकता है। और उसकी जो लेजर होती है वो रेड कलर की होती है, तो लाल लेजर वाली जो आपकी लेंस जो होगा उसकी 650 नैनोमीटर की रहेगी। और एक और कलर जो होता है आपका ब्लू लेजर होता है, उसकी 450 नैनोमीटर की रेंज रहती है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आगे, हैंडआउट्स क्या होते हैं, स्पीकर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आपसे आगे बन सकता है, ये आगे आगे क्वेश्चन हैंडआउट्स क्या हो सकते हैं, सेल्फ फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हैंडआउट वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो हैंडआउट्स का मतलब क्या है, प्रिंटिंग करने से रिलेटेड है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं आपको। तो हैंडआउट जो है प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट होता है। हैंडआउट क्या होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट होता है। हैंड आउट मतलब किसी के हाथ में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट दे सकते हैं। हम लोग को ऐसा लिखना है टेक्निकली कि हैंड आउट जो होता है प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट होता है। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड का प्रिंट आउट निकलकर ऑडियंस जो होती है, आपका जो भी आपका जो हम लोग बोल सकते हैं उसका जो श्रोता है, उसके बीच में हम लोग उसको बांट सकते हैं, ताकि ऑडियंस जो है प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सके, उसका भविष्य में प्रयोग कर सके। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हैंड आउट मास्टर भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे तो एमएस पावर पॉइंट 2013 के अंदर हैंड आउट मास्टर क्या होता है इसको समझिए, तब भी यही क्वेश्चन लिखना है। तो हैंड आउट जो आपके वे दस्तावेज होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपने प्रेजेंटेशन से स्लाइड प्रेजेंटेशन शामिल कर सकते हैं। आप प्रत्येक हैंड आउट पेज पर कितनी स्लाइड को लिख सकते हैं, 9 स्लाइड को हम लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एक हैंडआउट के अंदर 9 स्लाइड को हम लोग शामिल कर सकते हैं। अब किसी एक निश्चित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक पेज पर 9 स्लाइड के साथ आपकी स्लाइड का जो भी थंबनेल है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। आप प्रत्येक हैंडआउट पर पेज पर आपकी एक स्लाइड को प्रिंट करना कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। मतलब हैंडआउट का मेनली मतलब क्या हो गया, प्रिंटिंग से रिलेटेड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेल फॉर्मेटिंग। सेल मतलब आपका ये एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल जो होता है रो और कॉलम से मिलकर हमारा जो एक आयताकार बॉक्स बनता है, एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बनता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। हर सेल की प्रत्येक अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, जो A1 से लगा के जहां तक आप लोग उस सेल के अंदर जितने आपने कॉलम ले रखे हैं, जितनी आपने रो ले रखी है, वहां तक हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सेल जो होता है रो और कॉलम का एक जो कलेक्शन होता है, रो और कॉलम से मिलकर हमारा जो होता है वो सेल बनता है। एक रेक्टेंगुलर हम लोग इसको बोल सकते हैं, आयताकार बॉक्स जो होता है वो हमारा सेल कहता है। अब उस सेल की हमें फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज एक्सेल के अंदर किसी भी डेटा के अंदर अगर कोई चेंजेस करते हैं जो सेल के अंदर हम लोगों ने दिखा रखा है, तो इसे हम लोगों के अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जब भी कैटेगरी के अंदर जाओगे, एमएस एक्सेल के अंदर कैटेगरी के अंदर दिखेंगे, तो उसमें आपको जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, आपका साइंटिफिक, इसके अलावा टेक्स्ट, इसके अलावा स्पेशल, इसके अलावा कस्टम, इतने प्रकार के आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे नंबर के ऊपर हम लोगों को फॉर्मेटिंग करना है, अलाइनमेंट उसका चेंज करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना, उसका फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, इसके अलावा उसको बॉर्डर देना है, उसके बाद उसके पैटर्न देना है, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन देना है। तो इतने तरीके से हम लोग सेल की आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्मेटिंग के कौन कौन से ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पर हो सकता है जनरल हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, आपका साइंटिफिक हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका स्पेशल हो सकता है, आपका कस्टम हो सकता है। तो इतने प्रकार से मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग को आसानी से कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया आपका वेब ब्राउजर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर। आपका ये जो है पूरा वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया, आपका डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है वो हो गया, वाईफाई क्या हो गया, इंटरनेट क्या हो गया, www क्या हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस यूनिट से। ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो वेब ब्राउजर में आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर मौजूद जितने भी आपके वेब पेज है वो यूजर के लिए आपको ढूंढकर आपको शो करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग को कितने प्रकार की जानकारी मिलती है, हम लोगों को ग्राफिक्स मिल सकता है, मल्टीमीडिया मिल सकता है, वेब प्रोग्राम मिल सकता है, टेक्स्ट मिल सकता है, ऑडियो मिल सकता है, वीडियो मिल सकता है। वॉटेवर जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो ब्राउजर के अंदर सर्च कर सकते हैं। अब ब्राउजर कौन कौन से हो गए, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर के अंदर किसी भी चीज को अगर सर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो वेब ब्राउजर क्या होता है, कंप्यूटर का छोटा प्रोग्राम होता है या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पे मौजूद क्या होता है, वेब पेज जो होते हैं, किसी भी वेबसाइट के अलग अलग पेज होते हैं, इनको वेब पेज कहा जाता है। इन वेब पेजों को यूजर के लिए ढूंढ कर इसको आसान भाषा में अनुवाद करके दे देता है। वो आसान भाषा कौन सी, जिसको यूजर समझ सके, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता है। इन वेब पेजों में जो जानकारी मौजूद होती है, इन वेब पेजों में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपकी ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकती है, मल्टीमीडिया के फॉर्म में हो सकती है, किसी प्रोग्राम वेब प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकती है, साधारण टेक्स्ट इसके अंदर हो सकते हैं। जैसे हम लोग ये पूरा टेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ही मैंने ये पेज ओपन करके आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पे डेटा क्या करता है, ये फेच करता है, वेब पेजों से डेटा को फेच करके हम लोगों को दिखाता है। अब सबसे जो प्रिय वेब ब्राउजर है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, वो ब्राउजर कौन सा आपका, गूगल क्रोम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गूगल क्रोम सबसे ज्यादा प्रिय वेब ब्राउजर में से एक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो वेब ब्राउजर किसका उपयोग करता है ढूंढने के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करता है, एचटीएमएल का उपयोग करता है, जो वेब पर आधारित, वेब से रिसोर्सेज पर आधारित जो होती है एक लैंग्वेज होती है एचटीएमएल। ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्राउजर इन कोड को पढ़ता है और इन कोड पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे वेब पर मौजूद सामग्री को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सब हम लोग किसके सहायता से कर रहे हैं, वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर का कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता दूं। 1990 में वेब ब्राउजर की जो खोज करी थी, वो आपकी टिम बर्नर्स ली ने की थी। किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने की थी। जो कंप्यूटर को सूचनाओं पे हम लोग जो भी चीज इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो हाइपरलिंक के थ्रू आसानी से काम करती है। तो हाइपरलिंक जो होती है एचटीएमएल लैंग्वेज की ही एक कमांड होती है, तो जिसके अंदर एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो www जो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी भी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। क्लियर है। और 1991 आपको कई बुक्स में दिखेगा, 1990 दिखेगा, तो 1991 भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो टिम बर्नर्स ली जो है, इन्होंने सबसे पहले इस प्रोग्राम को ब्राउजर नाम दिया था, टिम बर्नर्स ली, है ना, www। और दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कब बना था, तो 1991 में बना था। और इस वेब ब्राउजर का नाम क्या था, तो www इस वेब ब्राउजर का नाम था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको यूआरएल फॉर्म में लोकेशन एड्रेस पे हम लोग जानकारी देते हैं। यूआरएल के फॉर्म में, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है सर, आप ये बताइए। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे दो आपको यूआरएल के दो भाग होते हैं। एक आपका फर्स्ट भाग जो होता है वो प्रोटोकॉल को यूज करता है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और दूसरा आपका डोमेन नेम होता है। इन दोनों के बीच में मैं अपने यूआरएल पर अपनी किसी प्रकार की जानकारी को ढूंढता हूँ, तो यूआरएल जो है दो स्टैंडर्ड को उपयोग करेगा। फर्स्ट तो आपका स्टैंडर्ड कौन सा उपयोग करेगा, आपका स्पेशल टाइप का स्टैंडर्ड उपयोग करेगा, जो एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करेगा यहाँ पर। और दूसरा आपका डोमेन नेम, मतलब किसके बारे में सूचना जो है, डोमेन नेम, पर्टिकुलर डोमेन नेम होगा, उसके बारे में यहाँ पर सर्च करेगा। तो ये वेब ब्राउजर की हिस्ट्री है। वेबसाइट जो होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, और ये पोर्टल भी आपका बिल्कुल वो के वही है। तो वेबसाइट और पोर्टल के बीच में अंतर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझा है, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। सेक्शन सी की बात करता हूं मैं, लास्ट 3 क्वेश्चन ही इसके अंदर। सबसे पहले पूछा है सीपीयू का फंक्शन क्या है। सीपीयू के फंक्शन के लिए ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन मैंने इंटरनेट पे मेरा अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर। आप पहले ही जो है वो वीडियो 7 मिनट 30 सेकंड का, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके काफी कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सीपीयू के फंक्शन मैंने उसके अंदर काफी अच्छे ढंग से समझा रखी है। इसके अलावा कुछ चीजें और बच रही है। तो अगर एमएस एक्सेल के अंदर स्लाइड कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो स्लाइड को इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, वर्कशीट प्रिंट करने की विधि का वर्णन कीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे करते हैं, इसके बारे में आप बताइए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस। वायरस क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल की ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है, वी का मतलब होता है विटाल, आई, फिर उसके बाद वी के बाद आई आ रहा है, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद में आर आ रहा है, आर का मतलब होता है रिसोर्सेस, फिर उसके बाद में यू आ रहा है, यू का मतलब होता है अंडर, और एस का मतलब होता है सेक। तो विटाल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस, अंडर, सेक जो है वायरस का एक फुल फॉर्म होता है। तो वायरस कंप्यूटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर में एक बार प्रवेश अगर कर जाते हैं, तो कंप्यूटर के जो सिस्टम की जो भी वर्किंग है, उसको ये इफेक्टेड कर देते हैं। ये हमारे वायरस कहलाते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर। आप लोग कंप्यूटर के अंदर गलती से आप लोग
कोई भी फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो ये एक मेलवेयर का हिस्सा हो जाते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर कहीं से किसी पेन ड्राइव को आपने लगा दिया दूसरे कंप्यूटर की फाइलों को, अगर आपने उसको एंटीवायरस नहीं है तो वो आपके कंप्यूटर में लग गया, तो वो भी एक छोटी छोटी आपकी क्या करेगा, कंप्यूटर के अंदर धीरे धीरे करके उसकी स्पीड को स्लो कर देगा। तो ये एक प्रकार का वायरस हो सकता है। आपने कहीं से कोई ऐसी वेबसाइट से कोई लिंक डाउनलोड कर ली तो वो भी कंप्यूटर के अंदर किसी न किसी रूप में वायरस को स्टोर कर देती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है और धीरे धीरे कंप्यूटर जो है वर्किंग उसकी इफेक्टिव यहाँ पर हो जाती है। तो वायरस एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डेटा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है, या कंप्यूटर के डेटा को मिटाने का काम करता है, उसको खराब करने का काम करता है। वायरस जो है किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अब वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में अगर प्रवेश करके हार्ड डिस्क की गति को कम कर देता है, वही बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको कहीं ना कहीं ये इफेक्टेड करता है, तो उसकी गति को धीमा करने का काम कर देता है। अब प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको रोकने का काम ये कर देता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्पीड अपनी कम हो जाती है, वो वायरस के कारण हो जाती है। अब वायरस जो है फिर मेलवेयर बन जाता है धीरे धीरे। तो मेलवेयर का मतलब होता है मेलवेयर, यहाँ पर दो शब्द जुड़ रहे हैं। मेलवेयर का फुल फॉर्म होता है मालिशियस सॉफ्टवेयर। वेयर से आपने लिया है सॉफ्टवेयर से, और मेल का मतलब होता है मालिशियस। तो मालिशियस सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, कंप्यूटर के किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का काम करते हैं, वो हमारे वायरस या मेलवेयर कहलाते हैं। अब वायरस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है, तो बूट सेक्टर वायरस हो सकता है आपका, है ना। तो वायरस के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं आपके। ईमेल के द्वारा आपको बहुत सी बार कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ईयर 2000 में कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा वायरस बनाया गया था, ईमेल के थ्रू भेजा गया था, जिसमें करोड़ों, ईयर 2000 में कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा एक ऐसा वायरस भेजा गया था जिसने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया था लोगों का। तो जो आपसे पूछ सकता है ईमेल की खोज किसने की, तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी। तो आई होप इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें कवर हुई होगी। तो मैं आशा करता हूँ एक आध क्वेश्चन और आपका बच गया। फायरवॉल क्या होता है, अनाधिकृत एक्सेस को हम लोग कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए फायरवॉल सेटिंग जो होती है वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट, हम लोगों के कंप्यूटर में जो अनाधिकृत एक्सेस से हमारी सुरक्षा करता है। मतलब कुछ कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई परेशानी आने वाली होती है तो उससे हमको बचाने के लिए फायरवॉल उपयोगी होता है। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक प्रकार का सर्चिंग टूल है जिसमें हम किसी भी विषय संबंधित जानकारी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। प्रमुख सर्च इंजन के नाम में आपको ले लेता हूँ, गूगल, अल्टा विस्टा, याहू, है ना, हॉटबॉट, मम्मा सर्च इंजन काफी पुराना सर्च इंजन है। तो ये सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका CDRW में समझा चुका हूँ, मेमोरी कार्ड में समझा चुका हूँ, USB फ्लैश ड्राइव के लिए आप कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वाला क्वेश्चन देख लें, उससे कवर हो जाएगा। हेडर एंड फुटर टॉप मोस्ट, हर जो आपकी मार्जिन देने के लिए और बॉटम में मार्जिन देने के लिए कंप्यूटर में हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर जो है कंप्यूटर में आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेडर जो होता है, ए हेडर इज अ टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज। एक कंप्यूटर के अंदर जो टॉप मार्जिन होती है हर पेज के अंदर, उसको हम लोग हेडर बोल सकते हैं। और फुटर इज द बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज। किसी कंप्यूटर की जो पेज की जो बॉटम मार्जिन है उसको हम लोग फुटर बोल सकते हैं, और टॉप मार्जिन को हम लोग हेडर बोल सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर आर यूजफुल फॉर इंक्लूडिंग मटेरियल that you want to appear on every page of a document। आप लोग किसी भी हर पेज के ऊपर अगर उसको मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे फर्स्ट पेज पे ये दिख जाए, बॉटम में ये दिख जाए। जैसे आपने बुक्स कोई खरीदी होगी मार्केट से, तो बुक्स के अंदर आपको पेज नंबर शो होते हैं, हेडिंग शो होती है, तो हेडर का वहीं से ये हेडिंग बनी हुई है हेडर के थ्रू, और फुटर के थ्रू उसका पेज नंबर यहाँ पर डिसाइड हुआ है। तो हेडर एंड फुटर आपको कहाँ मिलेंगे, MS वर्ड के अंदर आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिलेगा। और वो हेडर एंड फुटर काफी इंपॉर्टेंट जो है, इंसर्ट के अंदर आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आपको क्या करना है, गो टू इंसर्ट में जाना, सबसे पहले आपको वर्ड ओपन करना है। वर्ड ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप MS वर्ड पे क्लिक कीजिए। MS वर्ड को जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इंसर्ट के अंदर मिलेगा। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, फिर हेडर एंड फुटर के अंदर क्लिक कीजिए। फिर आप जिस भी जगह आप चूज द हेडर स्टाइल, आप जहाँ पे भी हेडर को देना चाहते हैं, यू वांट टू सी, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। फिर आप उसको ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप हेडर एंड फुटर के अंदर इजीली कर सकते हैं। तो ये एक हेडर एंड फुटर की पूरी वर्किंग होती है, जो 2007 के अंदर, 3 के अंदर, 13 के अंदर, सबके अंदर एक जैसी ही होती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट अगर आपको लगते हैं किसी क्वेश्चन के, तो आप मुझे
दे सकते हो। तो एमएस वर्ड की मेन्यू बार के ऊपर आपको ये व्यू ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर आपको क्लिक करने पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख जाएगा, जो डॉक्यूमेंट के पेज के लिए हेडर एंड फुटर निर्धारित करने के लिए आपको यूज किया जाता है। तो हेडर एंड फुटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। और इस प्रकार के वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैं इसके अंदर आपको दे देता हूँ, 6260487944 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।